बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लीनियर प्रोग्रामिंग से रेलिवेंट क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 को डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 की डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को सिर्फ एक मरतबा रीड करो, उसके बाद हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और देखो कि आपको इस क्वेश्चन में क्या कुछ समझ आ रहा है। इस एग्जाम्पल के मुताबिक अगर आप लोग देखें ना, तो आपको आयरन और कैल्शियम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। बेटा आपको मालूम होगा कि जब भी कोई मेडिसिन बनाई जाती है ना, या कोई भी चीज, तो उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए होते हैं। इंग्रेडिएंट्स में आपको बताते हैं कि इसकी मेजरमेंट इतनी है, हमने इसकी क्वांटिटी इतनी यूज की है, इसकी क्वांटिटी इतनी यूज की है। जब मेडिसिन बनाई जाती है ना, तब बहुत ज्यादा केयर की जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी को कुछ चीजों की जरूरत है। लेकिन अगर वो एक खास लेवल से कम हो जाए, उनकी डेफिशिएंसी हो जाए, तब भी नुकसान दे जाएगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि फिर एक्सेस ही एक्सेस हो। लेकिन अगर एक खास लेवल से ज्यादा हो जाती हैं, तब भी नुकसान दे जाती हैं। जैसे कि अब ब्लड प्रेशर को देख लो, कि अगर ये मेंटेन रहे तो फिर गुड है, लेकिन अगर ये लो हो जाए तब भी नुकसान देता है, हाई हो जाए तब भी नुकसान दे जाता है। शुगर लेवल को देख लो, लो हो जाए तब भी बंदा गया, हाई हो जाए तब भी गया, तो इसको भी मेंटेन रखना पड़ता है। तो बेटा यहाँ पर कॉन्स्ट्रेंट्स जो बनाए जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर मिनिमम का कॉन्स्ट्रेंट भी हो और मैक्सिमम का कॉन्स्ट्रेंट भी हो, कि आपने एक ही चीज मिनिमम इतनी रखनी है और मैक्सिमम इतनी रखनी है। जैसे अब इसने कहा आयरन के लिए कि आयरन 5 to 7, इट मींस दैट आपने एक कॉन्स्टेंट बनाना है 5 के साथ और 5 से ग्रेटर वैल्यू रखनी है। 5 उसकी मिनिमम वैल्यू है, तो 5 के साथ आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन। क्या मैंने आयरन को 5 से कम नहीं करना, तो 5 से ज्यादा रखना है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा। लेकिन 7 से ज्यादा भी नहीं जाना, मैंने कहा ना 5 से ग्रेटर, तो 5 से ग्रेटर तो 6, 7, 8, 9, 10 कहां तक, तो उसने कहा 7 से ऊपर ना जाना। अब ये हायर लेवल भी उसने लिमिट बता दी है कि आपने इस लिमिट से लेकर इस लिमिट के दरमियान तक होना है। तो एक और सेम कॉन्स्टेंट बनेगा, लेकिन एक और हायर लिमिट के साथ, और उसके साथ साइन कौन सा यूज होगा, लेस देन इक्वल, कि मैंने 7 से कम रहना है। बिल्कुल ऐसे ही कैल्शियम के लिए है, कि कैल्शियम के लिए जो मिनिमम क्वांटिटी है वो 8, आपने एक कांस्टेंट बनाना है 8 के साथ, और सेम वही कांस्टेंट आपने बनाना है 10 के साथ। 8 अगर मिनिमम लिमिट है तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, और अगर मैक्सिमम लिमिट है तो लेस देन इक्वल टू का साइन यूज करेंगे। ऊपर वाली सिचुएशन बिल्कुल सिंपल सी थी। क्या आप देखें, कोई भी मेडिसिन अगर आप लोगों ने बनानी हो ना, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज होती रहती हैं, डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स या विटामिन या कुछ भी इस किस्म की चीजें वो यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऊपर सारा डाटा आपको बता दिया गया कि आपके पास ना दो किस्म की मेडिसिन हैं, प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई। अब आपने जो इसके कॉन्स्टेंट्स बनाने थे वो कुछ इस तरह से बनने थे, एक्स एंड वाई। अब यहां पर देखिए आपसे क्या कहता है, द मेडिसिन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग आइदर प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। फॉर ईच मिलीग्राम ऑफ एक्स इट कैन एक्सट्रैक्ट 1 यूनिट ऑफ, तो आपने 1 यूनिट बनाना था इधर आयरन और यहां पर कैल्शियम। अब एक्स का 1 यूनिट आयरन के 1 यूनिट के लिए यहां पर 1 आ गया। फिर कहते हैं 2 यूनिट्स ऑफ, लेकिन बात किसकी हो रही है अभी, तो एक्स कॉलम कैल्शियम के 2 यूनिट्स। नेक्स्ट देखें, वाई इट कैन एक्सट्रैक्ट 1 यूनिट ऑफ आयरन। अब यहां पर आपने आना है एंड 1 यूनिट ऑफ ये कैल्शियम। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, फिर फर्स्ट कॉलम के साथ हमने आपसे कहा था कि आपने एक्स लगा देना है, सेकंड कॉलम के साथ आपने, देखिए बेटा अगर वेरिएबल्स का कोफिशिएंट 1 हो तो उसको लिखने की जरूरत
ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? मतलब अगर हमने कोई भी कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ, इट मींस दैट 1 है इसके साथ। अब यहां पर देखें, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, अब देखें, आयरन के लिए लिमिट 2 मर्तबा है, तो आपने आयरन वाले कॉन्स्टेंट को 2 मर्तबा लिख लेना है, कैल्शियम वाले को भी 2 मर्तबा लिख लेना है। ये बात क्लियर? अब आयरन का पहला कॉन्स्टेंट आपने बनाना है उसकी मिनिमम वैल्यू के साथ, 5 के साथ, तो साइन आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल। फिर आपने इसको बनाना है लेस देन इक्वल टू 7 के साथ। नेक्स्ट देखें, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एंड 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10 एंड एट द एंड आपने ये बात जरूर बतानी है। अब आ जाए नेक्स्ट, क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ x इज 6 पर मिलीग्राम वेयर एज y कॉस्ट रुपीज 4 पर मिलीग्राम। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन सा बनेगा? कॉस्ट। कॉस्ट देयर एलिमेंट इज इक्वल टू क्या? 6x प्लस 4y। तो अगर कॉस्ट है तो कौन से पॉइंट पर जाऊंगा? मिनिमम से। ऑलराइट, हो जाएगा। अब बाकी इसका सोल्यूशन आपने करना है, और हम लोग आपको आई होप के इस सारे स्टेटमेंट की समझ आ चुकी है कि हम लोगों ने इससे कांस्टेंट किस तरह से बनानी है। कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि आपको एक ही चीज की कांस्टेंट्स 2 बनाने पड़ेंगे, उसके लिए उसने मिनिमम लिमिट भी दी हुई होगी और मैक्सिमम लिमिट भी होगी। वैसे जो हमसे ज्यादातर क्वेश्चन किए जाते हैं उसमें या तो मैक्सिमम की लिमिट होती है या फिर मिनिमम की लिमिट होती है, तो एक एक कांस्टेंट बन रहा होता है। ये एक्सेप्शनल केस है। अब चाहे वो 2 दे दे ना दे, लेकिन आपको तो आती है ना, आप लोग इजीली इंशाल्लाह इसको सॉल्व कर लेंगे जी। हाँ, ये देखो यहाँ पर आयरन के लिए 2 मर्तबा उसने लिमिट्स बताई हुई थी कि 5 से ज्यादा और 7 से कम। इस वजह से एक कांस्टेंट मैंने बनाया मिनिमम लिमिट के लिए, और सेम कांस्टेंट वही रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगी, लेकिन दूसरा हम लोग बनाएंगे उसकी मैक्सिमम लिमिट के लिए, इस 7 के लिए। अब 5 और 7 है तो दोनों आयरन के लिए ना, और आयरन के कॉम्बिनेशन यहाँ पे मौजूद थे। फिर कैल्शियम के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही 8 एंड 10, तो यहां से हमें मिलेगा, पहला बनाएंगे मिनिमम लिमिट और दूसरा मैक्सिमम लिमिट जी। 4 लाइन बनेगी ग्राफ में, एक ग्राफ में 4 लाइन, एक ही ग्राफ में 4 जी, 4 कॉन्स्टेंट्स हैं, तो 4 स्ट्रेट लाइंस आपने ड्रॉ करनी होंगी, फिर उनमें से जाकर आप लोगों ने अपना फिजिकल रीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपने इसको बहुत ज्यादा केयरफुली जाके सॉल्व करना है। अब इसमें देखें तो कुछ लेस देन के साइन के साथ हैं और कुछ ग्रेटर, तो आपका ग्राफ बिल्कुल छोटा सा ना हो, हाफ पेज पे ग्राफ बनाना है ताकि आपको सही से वाज़ेह हो सके कि फिजिबल रीजन कौन सा है। ऑलराइट, और ये काम आप लोगों के लिए है, आपकी होम असाइनमेंट है। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आप लोग आ जाएं क्वेश्चन नंबर 9। शाबाश, जल्दी से बेटा इसको सॉल्व करें, पढ़ें जरा अच्छे तरीके से इसको, फिर इसको डिस्कस करते हैं हम। A factory is planning to buy some machines to product boxes and has a choice of B1 और B9 machines। अब ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोगों ने बाइक परचेज करना है, 2 ऑप्शंस हैं कि यार CD70 लें या 1 to 5 लें। ओके, अब देखें हैं दोनों ही बाइक्स, सहूलियात भी दोनों ने एक जैसी ही देनी है, सिर्फ 1 to 5 एक शश का, उसके अलावा तो कुछ नहीं है ना। और प्राइसेस में जमीन आसमान का फर्क, दोनों ने बिल्कुल वैसे ही चलना है, बेनिफिट्स भी दोनों ने एक जैसे ही देने हैं। अब क्या चीज है, यहां पर सिर्फ मशीन की डिफरेंट कैटेगरीज है। एक मशीन है जिसको हम लोग कह रहे हैं B1 और दूसरी मशीन है जिसको हम लोग कह रहे हैं B9। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जरूरी नहीं कि कॉस्ट ही हो या प्रॉफिट ही हो, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि ये आप लोगों का
रिसोर्सिस के बारे में भी हो सकता है, रिसोर्सिस की बेस्ट एलोकेशन यूटिलाइजेशन भी हो सकती है। जहां पर ये आउटपुट के बारे में भी हो सकता है कि भाई मुझे ऐसा बताओ कि मेरी प्रोडक्शन लेवल सबसे ज्यादा हो। अब वो प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, वो कहते हैं मुझे कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बताओ कि भाई मेरी जो आउटपुट है ना वो मैक्सिमाइज हो सके, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो आउटपुट के ऊपर चला जाएगा। अब वहां पर अब ये तो अंडरस्टूड है, आउटपुट ज्यादा होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी, तो हमारा प्रॉफिट भी ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाना है। तो हमें क्वेश्चन में ये ढूंढना है कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव, आपने माइंड में ये चीज नहीं सेट रख लेनी कि यार कॉस्ट आ रही है ना तो ये तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब यहां पर देखें नेक्स्ट, अभी सिर्फ उसने ये बताया कि हमारे पास भाई दो ऑप्शन हैं मशीन को परचेज करने के, एक B1 एंड B9। नेक्स्ट कहता है ₹9.6 million has been budgeted for the purchase of machines। अब वो कहता है यार मेरे पास टोटल 9.6 मिलियन है, बेटा लिमिटेशंस हैं। अब आपके पास है 1 लाख रुपया, तो CD70 भी नहीं आनी, तो 1 to 5 के ख्वाब कहां से देखोगे तुम लोग, फिर तो चाइना की तरफ चलो। तो वो कहता है कि यार तुम मुझे बताओ कि मैं मशीन्स कितनी परचेज करूं, लेकिन ये इस बात का ख्याल रखना कि मेरे पास 9.6 मिलियन से ज्यादा नहीं है। अब जितना भी हम लोगों ने डिसीजन लेना है अंडर 9.6 मिलियन लेना है। ऑलराइट, अब सुबह आपके पास जैसे अभी मैंने एग्जांपल, भाई 1 लाख रुपया है तो आप 1 to 5 को सोच ही नहीं सकते। हाँ CD70 आप यूज में देख सकते हो, वो एक ऑप्शन बन सकता है आपके पास। तो यहां पर भी हमने देखना है। अब क्या कहते हैं, क्या कहते हैं B1 मशीन। अब B1 के बारे में इंफॉर्मेशन क्या दे रहे हैं, कहते हैं ये एक मशीन 0.3 मिलियन की है, मेरे पास टोटल 9.6 मिलियन है दोनों मशीन को परचेज करने के लिए, लेकिन B1 एक मशीन कितने की है 0.3 मिलियन एंड रिक्वायर्स 25 आवर्स ऑफ, और उसको मेंटेन करने के लिए 25 घंटे रिक्वायर्ड है, 25 आवर्स ऑफ मेंटेनेंस। जैसे अगर आप लोग सुबह दोनों बाइक्स हैं आपके पास, एक CD70 वाला चला जाता है, दूसरा 1 to 5 वाला चला जाता है, और उस बाइक्स की करवाती हैं आप ट्यूनिंग, ऑयल चेंज वगैरह। भाई CD70 के ऊपर हो सकता है आधा घंटा लग जाए, लेकिन क्या 1 to 5 के ऊपर भी आधा घंटा लगेगा? नहीं, डिफरेंट टाइम लगता है। और इसी तरह आप साथ में गाड़ी लेकर चले जाओ, तो है काम एक जैसा ही, क्या हमने ट्यूनिंग एंड ऑयल चेंज करवाना है, क्या गाड़ी के ऊपर सेम टाइम लगेगा जो बाइक के ऊपर लग रहा है? तो जहां पर आपसे वो कह रहे हैं कि भाई B1 मशीन को मेंटेनेंस के लिए 25 आवर्स रिक्वायर्ड है, जबकि प्रोडक्ट एंड प्रोड्यूस, और एक हफ्ते के अंदर B1 मशीन ने 1500 यूनिट आपको प्रोड्यूस करके देनी है, इसकी कैपेसिटी इतनी है। नेक्स्ट देखें B9 मशीन, कॉस्ट रुपीज 0, एक मशीन ये 0.6 मिलियन की है, मतलब इसकी कीमत में B1 वाली तो दो आ जाए, ऐसे ही है ना। अब यहां पे देखें एंड ईच 10 आवर्स ऑफ, उसके कितने थे 25 आवर्स ऑफ मेंटेनेंस थे, इसके कितने हैं 10 आवर्स ऑफ मेंटेनेंस मौजूद है एंड प्रोड्यूसेस, अगर ये महंगी है तो इसका प्रोडक्शन लेवल भी हाई है, कि वो B1 मशीन आपको 1500 यूनिट बना के देती है, लेकिन B9 मशीन आप लोगों को 2000 यूनिट्स बना के देगी। अच्छा, अभी तक हम लोग कुछ सॉल्व नहीं कर सकते जब तक ये क्वेश्चन कंप्लीट ना पढ़ लो कि भाई उसने आपसे डिमांड क्या की है। तो इस वजह से हम लोग क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ अभी नहीं। तो आप लोगों ने कभी भी QM में क्वेश्चन पढ़े बगैर क्विकली जंप टू सॉल्यूशन नहीं करना, तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़ो, ये पूछो हमने उसको क्या बताना है, फिर ये देखो ये बताने के लिए उसने हमें क्या प्रोवाइड किया है, फिर सोचो कि इसके ऊपर फार्मूलाज कौन से लगेंगे, फिर आपको जाके सॉल्यूशन मिलना है। तो अभी तक तो आप इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, अभी वो आपको स्टोरी सुना रहा है कि भाई ये कुछ ऐसा ऐसा होता है। अब हमने उससे सारी बातें पूछ ली, हमें पता चल गया कि भाई तुम्हारे पास टोटल 9.6 मिलियन है, दो ऑप्शन हैं तुम्हारे पास B1 मशीन के, B9 मशीन के। B1 तुम्हें 0.3 मिलियन की मिल रही है, B9 0.6 मिलियन की मिल रही है। B1 में मेंटेनेंस आवर्स 25 आवर्स है, जबकि B9 में 10 आवर्स ऑफ मेंटेनेंस है। B1 तुम्हें 1500 यूनिट बना के देती है, जबकि B9 तुम्हें 2000, यही को लिखा होता। अब इसमें कोई मसला है?
अच्छा, अब ये स्टोरी उसने बता दी। फिर वो कहता है कि भाई ईच मशीन B1 and B9 needs 50 स्क्वायर मीटर्स ऑफ फ्लोर एरिया। मैं अब एक मशीन को रखने के लिए आपको एक जगह तो चाहिए होगी। मतलब अगर यहाँ पे मैंने एक चेयर रखनी है, तो इस चेयर की जगह थी तो मैंने जाके रखी है ना। अच्छा, यहाँ पे मुझे पता है कि यार मैं 4 चेयर्स को एडजस्ट कर सकता हूँ, क्या पांचवी आएगी? यहाँ पे जगह ही नहीं है। मतलब अगर आप लोग कार पार्किंग को देखिए, आपके घर में कार पार्किंग मौजूद है, एक गाड़ी खड़ी हो गई है, क्या दूसरी उसके ऊपर खड़ी कर दोगे? नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि जहां पे CD70 खड़ा हो सकता है, क्या वहां पे 1 to 5 नहीं खड़ा हो सकता? हो सकता है, नहीं है, इतना कोई फर्क नहीं है। अगर CD70 बाइक खड़ा हो सकता है तो 1 to 5 भी तो खड़ा हो सकता है। तो वो कहता है चाहे B1 मशीन लो, चाहे B9 मशीन लो, दोनों के लिए एक मशीन को रखने के लिए 50 स्क्वायर मीटर एरिया रिक्वायर्ड है। ऑल राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास कहता है फ्लोर एरिया ऑफ 1000 स्क्वायर मीटर। अब जैसे कि मैं कहूंगी इस क्लासरूम के अंदर ना 80 स्टूडेंट्स को एडजस्ट करने की कैपेसिटी है, मतलब 80 चेयर्स यहाँ पे मौजूद हैं। क्या मेरे पास 90 स्टूडेंट्स आ जाए, मैं अकोमोडेट कर पाऊंगा? लेकिन अगर 70 आ जाए, हो जाएंगे अकोमोडेट। तो उसके पास वो जो एरिया मौजूद है ना इन टोटल, वो 1000 स्क्वायर मीटर का है। और एक मशीन 50 स्क्वायर मीटर का एरिया ऑक्युपाई करेगी। ऑलराइट, अब ये उसकी लिमिटेशन आ गई हैं। 1000 स्क्वायर मीटर, ये उसकी लिमिटेशन। नेक्स्ट, एक लिमिटेशन थी उसकी 9.6 मिलियन की, उसकी प्राइस के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर। दूसरी उसकी लिमिटेशन है स्क्वायर मीटर। कहता है भाई अब इतनी मशीन भी ना ले लेना कि भाई मेरे पास रखने की जगह ही ना हो। क्लियर? नेक्स्ट क्या कहता है? कहता है मेंटेनेंस टाइम ऑफ 400 आवर्स आर अवेलेबल ईच वीक। कहते हैं यार अभी इतनी भी मशीनें ना लेना जिनकी मेंटेनेंस के लिए मेरे पास टाइम ही ना हो। तो मेरे पास इन टोटल 400 आवर्स अवेलेबल हैं। ये तीसरा कॉन्स्टेंट है। पहला कॉन्स्टेंट 9.6 मिलियन। दूसरी लिमिटेशंस, कॉन्स्टेंट से मुराद लिमिटेशंस है। दूसरी लिमिटेशंस 1000 स्क्वायर मीटर की। तीसरी लिमिटेशन मेंटेनेंस आवर्स की। फिर कहता है सिंस ऑल प्रोडक्शन कैन बी सोल्ड, कहता है हम जितना भी बनाते हैं सारे का सारा सेल कर देते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं रहता। फिर द फैक्ट्री मैनेजमेंट विशेस टू कॉस्ट को नहीं करना, आउटपुट को करना है। अब अगर आप लोग देखें, उसने B1 की पहली आपको इंफॉर्मेशन दी थी उसकी कॉस्ट, कॉस्ट की लिमिटेशन बता दी। दूसरी बताई थी मेंटेनेंस हॉर्स, मेंटेनेंस हॉर्स की लिमिटेशन बता दी। तीसरी बताई थी आपको उसने फ्लोर एरिया, फ्लोर एरिया की लिमिटेशन बता दी। लेकिन आपको साथ में आउटपुट भी बताई थी। लेकिन क्या आउटपुट की उसने आपको लिमिटेशंस बताई हैं? तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की तरफ जाएगा। इसलिए तो लिमिटेशन नहीं बताई कि भाई आपने आउटपुट को मैक्सिमाइज करना है। तो जो आउटपुट है ना, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ऑलराइट, अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना सबसे ज्यादा इजी था। हमने आउटपुट को मैक्सिमाइज करना, आउटपुट से मुराद नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, जो प्रोडक्शन है आपकी, तो हम उसको डिनोट कर देंगे ओ के साथ। आउटपुट इज इक्वल टू, देखिए B1 मशीन से कितनी आउटपुट हमें मिल रही है और B9 मशीन से हमें कितनी आउटपुट मिल रही है, दोनों को आपस में ऐड करेंगे। लेकिन ये तो एक एक मशीन से है। क्या मैंने एक एक मशीन परचेज की है? तो मुझे तो पता ही नहीं है मैंने कितनी, यही तो मैंने उसे बतानी है कि मैं B1 कितनी मशीनें परचेज करूं और B9 कितनी। तो मैंने सपोज कर लिया कि B1 की मेरे पास X नंबर ऑफ मशीन्स हैं और B9 की Y नंबर ऑफ मशीन्स हैं। तो 1500 प्लस 2000, आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। ऐसे ही है ना? सबको क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं कॉन्स्टेंट्स की तरफ। तो कॉन्स्टेंट्स में अगर आप लोग गौर करें तो सबसे पहले आपके पास एक कॉन्स्टेंट आ रहा है कॉस्ट से रेलिवेंट। दूसरा कॉन्स्टेंट आपके पास आ रहा है मेंटेनेंस और से रेलिवेंट। और तीसरा कॉन्स्टेंट आपके पास आ रहा है फ्लोर एरिया। अच्छा, C स्टैंड फॉर कॉस्ट, M स्टैंड फॉर मेंटेनेंस और एंड A स्टैंड फॉर एरिया।
ऑलराइट, अब जहां पे देखिए कॉस्ट आपके पास इन टोटल कितने रुपीज हैं? 9.6। अच्छा ये देखें, ये कॉस्ट भी मिलियंस में थी, पर यूनिट कॉस्ट टोटल भी मिलियन में है, तो आप लोग 9.6 लिख सकते हैं, टोटल लिखने की जरूरत नहीं। मेंटेनेंस और आपके पास कितने हैं? 400। और आप लोगों के पास फ्लोर एरिया कितना है? अच्छा मुझे ये बताएं, इसके साथ साइन लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल? मैंने 9.6 मिलियन से ज्यादा नहीं जाना, 400 से ज्यादा नहीं जाना, 1000 से भी ज्यादा नहीं जाना, लेस देन इक्वल टू। ऑलराइट, अच्छा अब कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट में देखिए B1 मशीन कितने की है? तो आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है 0.3, एक मशीन इतने की है। मेरे पास कितनी मशीन है? तो 0.3x प्लस 0.6, शाबाश, ये एक कांस्टेंट कंप्लीट हो चुका है। अच्छा अब मेंटेनेंस आवर्स का मुझे बताएं। 25x प्लस 10y, गुड। अच्छा एरिया के लिए बताएं। 50x प्लस 50y लेस देन इक्वल टू 1000 and x and y greater than equal to 0। एनी इशू? क्लियर हो गई अब बात? अब आप जी, क्योंकि बेटा चाहे उसने कहा B1 है चाहे B9 है, नीड्स 50 स्क्वायर मीटर ऑफ फ्लोर एरिया। B1 और B9 जो मर्जी हो, अब B1 X है, उन्होंने भी 50 लेना है, B9 Y है, उन्होंने भी 50 स्क्वायर मीटर लेना है। जी ऑब्जेक्टिव फंक्शन उन्होंने कहा है कि मैक्सिमाइज करना है आउटपुट को, तो O स्टैंड फॉर आउटपुट। B1 की आउटपुट लो और यहां से B9 की आउटपुट लो। ऑलराइट, अब B1 X है 1500x प्लस 2000y। और कोई बात? क्वेश्चन नंबर 8, अ कैलकुलेटर कंपनी produces a scientific calculator and a graphic calculator। आप लोगों को अक्सर मालूम होगा जैसे कैलकुलेटर्स मौजूद हैं, तो ये आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर्स मौजूद हैं, लेकिन एक शॉपकीपर वाले के पास जो कैलकुलेटर्स मौजूद होते हैं वो ग्राफिक कैलकुलेटर्स होते हैं, जिसके अंदर वो सिर्फ अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनको सॉल्व कर रहा होता है, प्लस माइनस, वो ग्राफिक कैलकुलेटर्स होते हैं। अब आप लोग देखें, आपके पास भी ये कैसियो के कैलकुलेटर्स मौजूद हैं, उसके पास भी कैसियो के कैलकुलेटर मौजूद है। तो कैसियो कंपनी वाले दो किस्म के कैलकुलेटर्स बना रहे हैं, एक साइंटिफिक कैलकुलेटर है और दूसरा ग्राफिक कैलकुलेटर है। अब अगर वो ग्राफिक कैलकुलेटर आप ले लो, आपके किसी काम का नहीं है वो, और ये साइंटिफिक कैलकुलेटर वो ले ले, उसके भी किसी काम का नहीं है। इसमें फंक्शंस इतने ज्यादा हैं कि उसने खुद कंफ्यूज हो जाना है कि भाई ये इतने सारे फंक्शंस कैसे आ रहे हैं, जबकि आपको उन फंक्शंस की जरूरत है, तो आप लोग कह रहे ग्राफिक कैलकुलेटर नहीं यूज कर सकते। तो यहाँ पर अब आपको डिटेल्स बता रही हैं। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन indicates an expected demand of at least 100 scientific and 80 graphic calculators each day। अब देखें बेटा, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे उतने नंबर ऑफ कैलकुलेटर्स भी तो चाहिए। अच्छा सीजन आता रहता है इस चीज का भी, कि अगर आप लोग कहते हैं ना एफएससी के एग्जाम्स के बाद, रिजल्ट्स के बाद, तो उन दिनों में नंबर ऑफ स्टूडेंट काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन एफएससी के एग्जाम से पहले का जो दौर होता है उस टाइम पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते हैं। तो इनकी ना एक किस्म की प्रोजेक्शन होती है कि इस टाइम पर, इस टाइम ड्यूरेशन में हमारे पास जो इनकी डिमांड होती है ना साइंटिफिक कैलकुलेटर, वो कम से कम 100 कैलकुलेटर जरूर चले जाते हैं। डिमांड 100 की है तो मतलब 100 होने भी चाहिए, जबकि ग्राफिक कैलकुलेटर्स की जो एटलीस्ट डिमांड है वो 80। ये बेटा ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने आयरन आयरन एंड कैल्शियम को देखा था, तो उन्होंने एटलीस्ट डिमांड भी बताई हुई थी 5 और 8, और साथ में मैक्सिमम डिमांड भी बताई हुई थी। अब अगर आपकी मार्केट के अंदर कम से कम डिमांड साइंटिफिक कैलकुलेटर की 100 है, तो आप 80 नहीं बना सकते, आप कम से कम 100 जरूर बना करते हैं। ऑलराइट,
क्या ऐसा हो सकता है कि 30 स्टूडेंट बैठे और 20 कैलकुलेटर्स हों? नहीं, हर स्टूडेंट को एक एक कैलकुलेटर चाहिए। तो ये उसकी एटलीस्ट मुराद है कम अज कम 100 कैलकुलेटर्स ऑफ साइंटिफिक, ये तो जरूर चले जाएंगे, एंड 80 कैलकुलेटर्स ऑफ ग्राफिक्स। ऑलराइट। अच्छा, फिर कहता है, कहते बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑन प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब उस कंपनी के पास तो लिमिटेशन मौजूद होंगी ना, क्या उन्होंने पर डे कितने कैलकुलेटर्स बनाने हैं? तो उन्होंने कहा कि कंपनी नो मोर देन 200 साइंटिफिक एंड 170 ग्राफिक कैलकुलेटर्स। कि वो जो कंपनी है वो एक दिन के अंदर 170 200 से ज्यादा साइंटिफिक कैलकुलेटर्स नहीं बना सकते। डिमांड 100 की है, एटलीस्ट 100, 100 से ऊपर कैलकुलेटर बनाने हैं। भाई कितने ऊपर बनाने हैं? कंपनी ने कहा भाई हम 200 से ज्यादा नहीं बना सकते। इसी तरह ग्राफिक कैलकुलेटर्स का कहा गया कि हम पूरे दिन के अंदर अगर काम करते रहे तो 170 कैलकुलेटर से ज्यादा नहीं बना सकते। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब यहां पर देखें ना, तो साइंटिफिक एंड ग्राफिक कैलकुलेटर्स दोनों के लिए एट लीस्ट की कंडीशन भी मौजूद है एंड एट मोस्ट की कंडीशन भी मौजूद है। ऐसे ही है ना। अच्छा, फिर कहते हैं टू सेटिस्फाई अ शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट अ टोटल ऑफ एट लीस्ट 200 कैलकुलेटर्स मस्ट बी शिप्ड ईच डे। अब आप लोग देखें कि भाई ये आपके कैलकुलेटर चाइना वगैरह से आते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता यहां से किसी कस्टमर ने कॉल की जनाब हमें 5 कैलकुलेटर चाहिए और चाइना वालों ने 5 कैलकुलेटर भिजवा दिए। ऐसा नहीं है। जब आप लोगों ने कोई शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट करना हो ना, जैसे आप लोगों को पता है ऑनलाइन डिलीवरी अगर आप लोग करवाए ना फूड की, तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है मिनिमम ऑर्डर ऑफ ₹500। कि भाई अगर आपने कोई भी ऑर्डर करना है ना, तो 500 से नीचे का ना हो, कम से कम ₹500 का करोगे तो हम लोग फ्री होम डिलीवरी देंगे, अदरवाइज हम नहीं देने वाले। किसी के साथ ऐसा हुआ है? अच्छा, अब यहां पर भी बिल्कुल ऐसे ही है कि वो जो शिपिंग कंपनी वाले हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि यार जब भी आप कैलकुलेटर भेजो ना, तो कम से कम 200 कैलकुलेटर होना चाहिए, तो हम लोग लेकर जाएंगे, अदरवाइज नहीं लेकर जाएंगे। अच्छा, अब शिपिंग कंपनी वाला, अब क्या उस ऑर्डर वाले को ये है कि आप लोगों ने क्या कुछ मंगवाया है, या उसे सिर्फ अमाउंट से गर्ज है? अमाउंट से गर्ज है। यहां पर भी इन्हें सिर्फ कैलकुलेटर से गर्ज है, इन्हें इस बात से नहीं गर्ज कि साइंटिफिक है या ग्राफिक है या दोनों है। उन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं है। मतलब साइंटिफिक और ग्राफिक दोनों मिलाकर 200 कैलकुलेटर्स कम से कम होना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट कहते हैं इफ ईच साइंटिफिक कैलकुलेटर सोल्ड रिजल्ट्स इन ₹2 लॉस। बेटा इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको ₹2 पर सेल कर रहे हैं नेगेटिव, कि भाई ये लो कैलकुलेटर पे ले जाओ, ₹2 भी मुझसे ले जाओ। ऐसा नहीं है। वो सेलिंग प्राइस नहीं बताई गई है। वो कहता है जब मैं इसको सेल करता हूं तो उसके रिजल्ट पर मुझे लॉस ₹2 का हो जाता है। कि अगर ये कैलकुलेटर मुझे मिला है ना सपोज ₹10 का, ₹8 में मैं सेल कर रहा हूं, मार्केट की कंडीशन ही ऐसी है। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर, तमाम कैलकुलेटर मुझे ₹2 का लॉस देके जा रहे हैं, जबकि ग्राफिक कैलकुलेटर मुझे ₹5 का प्रॉफिट दे रहे हैं। ऑलराइट। अब क्या कहते हैं नेक्स्ट? कहते हैं हाउ मेनी टाइप शुड बी मेड डेली टू मैक्सिमाइज। तो बेटा नीचे नेट प्रॉफिट का फंक्शन गिवन है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आप लोग इजीली बना सकते थे। सबसे पहली चीज साइंटिफिक कैलकुलेटर और ग्राफिक कैलकुलेटर मैंने उसे बताने हैं कि भाई तुम कितने कितने पर डे के हिसाब से बनाओ, ताकि तुम्हारा जो प्रॉफिट है मैक्सिमाइज हो सके। तो मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर को एक्स कंसीडर कर दूंगा और ग्राफिक कैलकुलेटर्स को वाई कंसीडर कर दूंगा, कि हम लोगों ने टोटल एक्स नंबर ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर प्रोड्यूस किए और दूसरा हम लोगों ने इन टोटल वाई नंबर ऑफ ग्राफिक कैलकुलेटर्स बनाए हैं। बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? अब अगर अब इसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात करें तो प्रॉफिट इज इक्वल टू, अब देखिए साइंटिफिक लॉस है, मैंने आपको पहले भी बताई थी कि इन केस ऑफ लॉस आप लोगों ने उसको नेगेटिव टर्म्स में लिखना है, -2x। जबकि ग्राफिक कैलकुलेटर के ऊपर आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप इसे लिखेंगे
ऑलराइट, अब चाहे आप इसे पाई बाय -2x लिख दें तभी ठीक है, लेकिन -2x के साथ रखना है। क्लियर हो गई है बात? ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोई इशू? अब चलते हैं हम लोग इसकी कॉन्स्ट्रेंट्स की तरफ। तो यहां पर ना नंबर ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स आपके पास बनते हैं। देखिए उसने यहां पर सबसे पहली बात की थी, एक तो बात याद रखिएगा कि जहां पर आ जाता ना एट लीस्ट, और इसके साथ साइन ग्रेटर देन इक्वल टू का अप्लाई हो जाएगा। ओके, अब उसने बात की है कि भाई एटलीस्ट 100 साइंटिफिक कैलकुलेटर्स। अब इसका ग्राफिक से कोई अभी ताल्लुक नहीं है, अभी बात ही सिर्फ साइंटिफिक की हो रही है। साइंटिफिक कैलकुलेटर को किस से डिनोट किया था आपने? तो बेसिकली क्या उसने आपसे ये नहीं कह दिया कि एक्स मींस दैट साइंटिफिक कैलकुलेटर एट लीस्ट तो ग्रेटर देन इक्वल टू कितने, बस कांस्टेंट बन गया है इसका। साइंटिफिक कैलकुलेटर एट लीस्ट 100 एंड नेक्स्ट क्या है 80 ग्राफिक कैलकुलेटर। अब इसके साथ भी एट लीस्ट का वर्ड है, तो क्या ग्राफिक कैलकुलेटर को किससे डिनोट किया हम लोगों ने? तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर y ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां तक के लिए हम लोगों ने कांस्टेंट बना। अब कोई मसला? क्या ऐसा नहीं है जैसे उसी की वर्डिंग को मैंने अपने अल्फाज में लिख दिया है? अच्छा अब नेक्स्ट देखो, कहता है बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी नो मोर देन, मतलब आपने इससे ज्यादा नहीं जाना, तो कौन सा साइन यूज हो? लेस देन इक्वल टू का कितने, कहता है साइंटिफिक के लिए कितने, तो इसके लिए दूसरा कांस्टेंट बल्कि ये बेसिकली फोर्थ कांस्टेंट बनेगा, x लेस देन इक्वल टू 200 एंड y लेस देन इक्वल टू x and y greater than equal to 0, at least 200 कैलकुलेटर शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट। अब यहां पर आप लोगों ने क्या करना है कि x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू, अब इसको इस बात से कोई गर्ज नहीं है इस 200 को कि वो साइंटिफिक है या ग्राफिक है, तो हम लोगों ने जो इसका ग्राफ बनाना है वो कुछ इस तरह से जाके बना, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अच्छा ये देखिए बेटा, आपके पास इन टोटल 5 कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, तो 5 ग्राफ बनानी है आप लोगों ने, 5 स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करनी है। उसके लिए सबसे पहले आ रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 100, तो आप लोगों ने आना है एक्स एक्सिस के ऊपर, और जहां पर ये आप लोगों को 100 नजर आ जाए वहां पर आप लोगों ने जहां एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये आपके पास लाइन 1, ये लाइन 1 2 3 4 इस तरह से ये आ गया। अच्छा दूसरा अब आपको मिल रहा है x लेस देन इक्वल टू 200, तब भी आप लोगों ने आना है यहां पर और देखें कि 200 कहां पर है, एक्स एक्सिस के ऊपर, और वहीं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये आपके पास आ गई लाइन 2। फिर y की वैल्यू देखें, आपने y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होती है। पहली हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी जहां पर y की वैल्यू 80 है, तो आपको y की वैल्यू 80 यहां पर मिल गई, तो आपने ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन 3। फिर y की वैल्यू आपको मिल रही है 170, आपने जाना है 170 तक, और ये लाइन आपने ड्रॉ कर दी, ये लाइन 4। इस तरह से एक किस्म की टैबुलेशन की फॉर्म में आपका ग्राफ बनता जाएगा। अब लास्ट कॉन्स्टेंट है आपके पास कि x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 200, यहां पर आपने x एंड y इंटरसेप्ट फाइंड करने थे। x को 0 करूं तो y की वैल्यू 200, y को 0 करूं तो x की वैल्यू 200, तो यहां पर मैं 200 पर आया, यहां से ये 200 मुझे मिला, तो यहां एक हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरह से, ये मेरे पास होगी लाइन 5। आप लोगों का ग्राफ कुछ ऐसा नजर आएगा। ऑलराइट, अच्छा अब अगर आप लोग देखें ना x ग्रेटर देन, तो इन्होंने कहा था कि 100 से पहले वाले सारे रीजन कैंसिल कर दो, फिर
x लेस देन 200, मतलब 200 के बाद वाले सारे रीजन कैंसल हो गए। फिर y ग्रेटर देन 80, 80 से नीचे वाले सारे रीजन कैंसल। एंड y लेस देन 170, 170 से ऊपर वाले भी सारे रीजन कैंसल। ये बात क्लियर? साथ में इन्होंने कहा, और यहां से ये वाला रीजन भी कैंसिल हो चुका है, L1 ने मना कर दिया था। तो आपके पास यहां देखें, ये वाला कह रहा है कि इस लाइन से ग्रेटर रहना है, तो लाइन 5 से नीचे नहीं आ सकते, तो हमारे पास जो फिजिबल रीजन बनेगा वो ये वाला है। ऑलराइट, अब आप लोगों ने इसके कॉर्नर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना था। तो अगर इसके कॉर्नर पॉइंट्स देखें तो ये 1, यहां पर 2, 3, 4, 5, इन टोटल 5 आप लोगों के पास कॉर्नर पॉइंट्स बनेंगे। अब इनकी वैल्यूज को डिटरमिन करना था, तो उससे पहले आप लोग इसको नेमिंग कर दें, ABCD वगैरह। जब वैल्यूज को डिटरमिन करने जाए ना, तो इसकी वैल्यूज को डिटरमिन करना सबसे ज्यादा इजी था, आप इजीली डिटरमिन कर सकते थे। कुछ ऐसे पॉइंट थे जिसके लिए आपको एफर्ट्स करने की जरूरत थी, अदरवाइज तमाम वैल्यूज आपको बहुत आसानी से मिल रही थी। जैसे अगर हम इसको पॉइंट ए कहते, अच्छा नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वैल्यूज बिल्कुल सही सही होनी चाहिए। क्लियर? अब अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं, तो अगर आप देखें पॉइंट ए इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 3 एंड लाइन, तो लाइन 3 मेरे पास ये थी कि y की वैल्यू को 80 रखना है, तो x की वैल्यू जब लाइन 5 में जाकर y को 80 पुट किया, तो x की वैल्यू 120 मिल गई। तो हमारे पास पहला पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, पॉइंट ए 120। क्या ये बात क्लियर हो गई? और वैसे यहीं से आपको पता चल नहीं गया था कि इस लाइन पर है तो y की वैल्यू 80 है, 80 को जाके पुट कर लेना था इस लाइन में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 200, यहां पे पुट किया तो x की वैल्यू 120। इसी तरह अगर पॉइंट बी की बात करें, तो बेटा पॉइंट बी में अगर आप लोग देखें तो लाइन 1, और लाइन 1 में x की वैल्यू, तो ये तो 100 आ जाना था हमारे पास। अच्छा, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 5, दोबारा से लाइन 5 के पास गए कि अगर x 100 हो तो y की वैल्यू, तो वो भी हमें 100 मिल गई। ये बात क्लियर? फिर पॉइंट सी के पास, बेटा पॉइंट सी को देखो तो x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू 100 एंड 170। पॉइंट डी को देखें तो ये आपके पास वैल्यू आ रही है 200 एंड 170। और अगर पॉइंट ई कर दें इसको, इसकी वैल्यू देखिए हमारे पास क्या आ रही है, 200 एंड, अच्छा अब ये आपके पास सारे के सारे फिजिबल पॉइंट्स हैं, और इसमें देखिए वो कंडीशन मीट हो रही है कि 200 से मैक्सिमम कैलकुलेटर्स होने चाहिए। कोई एक भी ऐसा पॉइंट नहीं आ रहा जहां पर 200 से कम कैलकुलेटर्स। ऑलराइट, अब अगर आप देखिए इस पॉइंट, अगर हम ये वाली लाइन ड्रॉ ना करते और ये पॉइंट पिक कर लेते, तो 180 आ जाता, 180, 180, जो कि कंडीशन को मीट नहीं कर रहा था, इसलिए हमारे पास वो फिजिबल पॉइंट भी नहीं बना। क्लियर? अब आपने इन तमाम पॉइंट्स को जाके पुट कर देना है इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। तो जैसे ही इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे, 240 और 80 40, ये आंसर आपके पास आ जाएगा 160। फर्स्ट वाला आंसर आपके पास आ, जैसे ही x का 120, y को पुट किया हम लोगों ने 80, तो हमारे पास आंसर आ गया 160। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 205 300, यहां पर अगर आप देखें 200 और 650, यहां देखें 400 175 450, और यहां पर अब जो प्रॉफिट फंक्शन था,
तो क्या मैं मिनिमाइजेशन के लिए जाऊंगा? कहाँ? मैक्सिमाइजेशन। तो मैक्सिमाइजेशन कहाँ पे हो रही है? तो अगर मैक्सिमम प्रॉफिट की वैल्यू पूछेंगे तो हम लोग बताएंगे 650। और अगर नंबर ऑफ कैलकुलेटर्स पूछेंगे तो हम लोग कहेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर्स 100 एंड ग्राफिक कैलकुलेटर्स 170। अब देखिए, अगर वो किसी और कॉम्बिनेशन में रहता है बना सकता है, लेकिन उसको 650 का मैक्सिमम प्रॉफिट सिर्फ इसी सिचुएशन पर होगा। अगर अब वो चला जाता है ना कि सपोज साइंटिफिक कैलकुलेटर 200 बना दे और ग्राफिक को 170 ही रहने दे, और वो सिर्फ अपनी एफर्ट पुट कर देगा, लेकिन प्रॉफिट 450। मेरी बुक में से सारे लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर लेने और साथ में आई कैप स्टडी टेक्स्ट में से सेल्फ टेस्ट आप लोगों ने सॉल्व कर लेने। आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग इसकी डिस्कशन करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।